नमस्कार। आज के इस सत्र में हम हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जी यह सत्र आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। हम हर प्रश्न के बाद उसके विकल्पों का विश्लेषण भी करेंगे ताकि हर उत्तर स्पष्ट और तर्कसंगत रूप से समझ आ सके। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इनमें से नवीनतम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत या ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो ये प्रश्न भाषा के विकास के ऐतिहासिक क्रम पर आधारित है, मतलब कौन सी भाषा कब आई। जी हाँ, अगर हम इन विकल्पों को देखें तो वैदिक संस्कृत तो सबसे प्राचीन है। सबसे पुरानी। हाँ, उसके बाद संस्कृत और फिर प्राकृत का विकास हुआ और अपभ्रंश इन सभी के बाद की कड़ी है जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। तो इसका मतलब दी गई भाषाओं में यह सबसे नई हुई। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, क किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शंस हैं ए स्वर, बी व्यंजन, सी संयुक्त, डी अंतस्थ। यहाँ हमें वर्ण के प्रकार की पहचान करनी है। जी, और क एक व्यंजन वर्ण है, ये तो स्पष्ट है। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, ई। सही। और संयुक्त दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं और अंतस्थ य, र, ल, व होते हैं। क तो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। यह एक बहुत ही सीधा सवाल है, पर इसमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। बिल्कुल। मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अच्छा, तो अंग और अह को स्वरों में क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि उन्हें अयोगवाहा कहा जाता है, वो स्वरों में नहीं गिने जाते। समझ गई। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं ए 48, बी 50, सी 52 या डी 54। तो ये हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या के बारे में है। जी, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, इन सबको मिलाकर कुल 52 वर्ण होते हैं। अच्छा, तो ये 52 का आंकड़ा यहाँ से आता है। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब आते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पर। प्रश्न संख्या 5, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ए 20, बी 25, सी 30 या डी 33। यहाँ स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या पूछी गई है। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होते हैं। क, च, ट, त, प वर्ग। बिल्कुल, और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। इस तरह कुल 5 वर्ग गुणा 5 व्यंजन यानी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 6। ठीक, यह प्रश्न ऊष्म व्यंजनों की संख्या पर केंद्रित है। जी, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, जैसे श। हाँ, ये 4 हैं, श, श, स और ह। 4 जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ऑप्शन बी य, र, ल, व, ऑप्शन सी श, श, स, ह और ऑप्शन डी क, ख, ग, घ। इस प्रश्न में हमें संयुक्त व्यंजनों के सही समूह को पहचानना है। जी, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, तो क्ष का क प्लस श, त्र का त प्लस र, ज्ञ का ज प्लस य और श्र का श प्लस र, ये संयुक्त व्यंजन है। और बाकी विकल्प? विकल्प बी अंतस्थ हैं, सी ऊष्म और डी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ए स्पर्श, बी ऊष्म,
सी अंतस्थ, डी संयुक्त। ये प्रश्न भी व्यंजनों के वर्गीकरण से ही संबंधित है। हाँ, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ, क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। अच्छा, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब व्याकरण से थोड़ा हटकर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9। हिंदी भाषा की आधिकारिक लिपि कौन सी है? ऑप्शंस है ए रोमन, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी और डी फारसी। यहाँ हिंदी भाषा की लिपि के बारे में पूछा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। और बाकी लिपियां? रोमन अंग्रेजी के लिए, गुरुमुखी पंजाबी के लिए और फारसी वो उर्दू के लिए प्रयोग होती है। स्पष्ट है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब आते हैं साहित्य की दुनिया में। प्रश्न संख्या 10। बेटों वाली विधवा के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी निराला और डी दिनकर। यह एक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति के लेखक पर आधारित प्रश्न है। जी, बेटों वाली विधवा एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। जो अपनी सामाजिक और यथार्थवादी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। एकदम सही। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और प्रेमचंद से जुड़ा ही अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शंस ए प्रेमचंद, बी अज्ञेय, सी बेनीपुरी, डी परसई। ये हिंदी साहित्य में दी गई एक बहुत महत्वपूर्ण उपाधि के बारे में है। बिल्कुल। हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि मुंशी प्रेमचंद को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दी गई है, खासकर गोदान और गबन जैसे उपन्यासों के लिए। जी हाँ। सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, अब वापस बेटों वाली विधवा पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। बेटों वाली विधवा किस विधा की रचना है? ए कविता, बी निबंध, सी कहानी, डी नाटक। यहाँ रचना की साहित्यिक विधा पूछी गई है। और जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी चर्चा की, बेटों वाली विधवा एक मार्मिक सामाजिक कहानी है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। तो ये एक कहानी है। जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब एक और रचना। प्रश्न संख्या 13। सदाचार का ताबीज किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी संस्मरण, सी व्यंग्य निबंध, डी रेखा चित्र। ये प्रश्न भी रचना की विधा पर ही है। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई की एक प्रसिद्ध रचना है। और परसाई जी व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। ये रचना सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष करती है। ये एक व्यंग्य निबंध है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। और इसी से जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 14। सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी हरिशंकर परसाई, सी दिनकर, डी शुक्ल। मुझे लगता है इसका जवाब तो हमने पिछले प्रश्न में ही दे दिया। हाँ, दे ही दिया। हिंदी साहित्य में व्यंग्य के लिए हरिशंकर परसाई का नाम सबसे ऊपर है। सदाचार का ताबीज उन्हीं की एक प्रमुख कृति है। ठीक है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अब अगली रचना। प्रश्न संख्या 15। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी दिनकर, सी निराला, डी महादेवी। यह एक और प्रसिद्ध रचना और उसके लेखक से संबंधित है। जी। गेहूं और गुलाब प्रसिद्ध निबंधकार और लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसमें उन्होंने किस विषय पर लिखा है? इसमें उन्होंने भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन पर विचार किया है। बहुत ही सुंदर निबंध है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। और गेहूं और गुलाब की विधा क्या है? यही हमारा प्रश्न संख्या 16। ऑप्शंस ए कहानी, बी ललित निबंध, सी नाटक, डी संस्मरण। तो ये किस विधा की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी का यह लेख एक ललित निबंध है। ललित निबंध? जी, जिसमें विचारों को कलात्मक और भावनात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब एक और उपाधि से जुड़ा सवाल, प्रश्न संख्या 17। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? ए दिनकर, बी निराला, सी पंत, डी प्रसाद। यह हिंदी के एक महान कवि को दी गई उपाधि के बारे में है। जी। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी ओजस्वी और राष्ट्रीय चेतना से भरी कविताओं के कारण राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। मैंने सुना है मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि कहा जाता है।
जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन दिए गए विकल्पों में दिनकर ही सही उत्तर है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। और दिनकर जी से ही जुड़ा अगला सवाल, प्रश्न संख्या 18। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस राज्य से है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। यह प्रश्न राष्ट्रकवि दिनकर के जन्म स्थान से संबंधित है। जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। तो उनका संबंध बिहार राज्य से है। बिल्कुल। हम्म। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं भक्ति काल में। प्रश्न संख्या 19। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? ए बीजक, बी सूरसागर, सी पद्मावत, डी रामचरितमानस। यहाँ भक्ति काल के प्रमुख संत कवि कबीर की रचना पूछी गई है। हाँ, और बीजक कबीर की वाणियों पर संग्रह है जिसे उनके शिष्यों ने संकलित किया था। और बाकी रचनाएं? सूरसागर सूरदास की है, पद्मावत जायसी की, और रामचरितमानस वो तुलसीदास की रचना है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन ए। और कबीर किस काल के कवि थे? प्रश्न संख्या 20 यही है। ऑप्शंस हैं ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। ये प्रश्न हिंदी साहित्य के काल विभाजन से संबंधित है। जी। कबीरदास भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि थे। तो उनका काल भक्तिकाल के अंतर्गत आता है? बिल्कुल। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब आते हैं छायावाद पर। प्रश्न संख्या 21। अनामिका किसकी कृति है? ए जयशंकर प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी। ये छायावाद के एक प्रमुख कवि की रचना के बारे में है। जी, अनामिका और परिमल ये दोनों ही छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। अच्छा, जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। डी कोई नहीं। यह देवनागरी लिपि के अन्य प्रचलित नामों से जुड़ा सवाल है। जी, देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। और लोकनागरी। विनोबा भावे ने इसे लोकनागरी का नाम भी दिया था, इसलिए विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। तो उत्तर हुआ दोनों। जी। जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब संविधान से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न संख्या 23। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए भूमि, बी भाषा, सी वेतन, डी शिक्षा। यह भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। अच्छा। जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और इसी से जुड़ा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? ये 18, 20, 22 बिल्कुल या 24? यह 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या के बारे में है। जी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और शुरुआत में कितनी थी? प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब हिंदी साहित्य के एक और दिग्गज पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25। भय निबंध के लेखक कौन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी नगेंद्र। यह हिंदी के एक प्रसिद्ध निबंध और उसके लेखक से जुड़ा है। जी। भय, क्रोध, उत्साह जैसे मनोविकारों पर आधारित प्रसिद्ध निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, जिन्हें हिंदी आलोचना का शिखर पुरुष भी माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और ये निबंध कहाँ मिलते हैं? प्रश्न संख्या 26। भय निबंध किस ग्रंथ में संकलित है? ए चिंतामणि, बी कामायनी, सी अनामिका, डी परिमल। यहाँ पूछा गया है कि यह निबंध किस संग्रह का हिस्सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध उनके प्रसिद्ध ग्रंथ चिंतामणि के भाग 1 में संकलित हैं। और बाकी ग्रंथ? कामायनी प्रसाद की रचना है और अनामिका व परिमल निराला की। ये हम तो पहले भी देखा था। जी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब अगली रचना, प्रश्न संख्या 27। बाबर की ममता किस विधा की रचना है? ऑप्शंस ए कहानी, बी नाटक, सी एकांकी, डी उपन्यास। ये रचना की साहित्यिक विधा की पहचान करने के लिए है। बाबर की ममता एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। एकांकी मतलब एक अंक का नाटक? एकदम सही। जी। सही उत्तर है
ऑप्शन सी। तो फिर इसके लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 28। बाबर की ममता के लेखक कौन है? ए देवेंद्रनाथ शर्मा, बी राम कुमार वर्मा, सी दिनकर, डी गुप्त। यहाँ इस एकांकी के लेखक का नाम पूछा गया है। इस मार्मिक एकांकी के लेखक देवेंद्रनाथ शर्मा हैं। देवेंद्रनाथ शर्मा। ठीक है, जी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। भक्तिकाल पर वापस आते हैं। प्रश्न संख्या 29। पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? ए जायसी, तुलसी, कबीर, सूर। ये भक्ति काल के एक प्रसिद्ध महाकाव्य के रचयिता के बारे में है। जी। पद्मावत सूफी काव्य परंपरा का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। और इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बिल्कुल, और सही उत्तर है ऑप्शन ए। और पद्मावत किस भाषा में लिखी गई थी? प्रश्न संख्या 30। पद्मावत की भाषा क्या है? ए ब्रज, बी मैथिली, सी अवधी, डी भोजपुरी। यह पद्मावत महाकाव्य की भाषा से संबंधित प्रश्न है। जी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की है, जो उस समय की एक प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। जी हाँ। जी हाँ, सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं रामचरितमानस की। प्रश्न संख्या 31। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। ये गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य की संरचना पर आधारित है। और रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 कांड। सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो फिर इसका अंतिम कांड कौन सा हुआ? प्रश्न संख्या 32। रामचरितमानस का अंतिम कांड कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए बालकांड, बी सुंदरकांड, सी लंका कांड और डी उत्तरकांड। ये रामचरितमानस के कांडों के क्रम से संबंधित है। हाँ, जैसा कि क्रम से स्पष्ट है, बालकांड पहला है और उत्तरकांड रामचरितमानस का 7वां और अंतिम कांड है। ठीक है, जी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब कवियों के गुरुओं के बारे में जानते हैं। प्रश्न संख्या 33। तुलसीदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी नरहरिदास, सी वल्लभाचार्य, डी रैदास। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि के गुरु के बारे में है। जी। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था, जिनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और बाकी विकल्प? वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे और रामानंद कबीर के। अच्छा, जी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो फिर अगला सवाल तो यही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 34। सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी नरहरिदास, सी वल्लभाचार्य, डी कबीर। और इसका जवाब तो हमें मिल ही गया है। जी। महाकवि सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि थे और उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब फिर से कुछ मूलभूत प्रश्नों पर आते हैं। जी। प्रश्न संख्या 35। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए शब्द, बी वाक्य, सी वर्ण, डी पद। ये भाषा विज्ञान का एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न है। बिल्कुल। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई वर्ण या अक्षर होती है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य बनता है। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब उन विशेष वर्णों पर आते हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। जी। प्रश्न संख्या 36। ण और ढ़ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए स्पर्श, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी उत्क्षिप्त। यह हिंदी वर्णमाला के विशेष वर्णों के वर्गीकरण पर आधारित है। जी। र और ढ़ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल लेखन कला से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 37। पल्लवन का अर्थ क्या है? ए संक्षेप, बी विस्तार, सी अनुवाद, डी सार। ये प्रश्न एक पारिभाषिक शब्द के अर्थ से संबंधित है। जी। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार करना। किसी दिए गए सूत्र वाक्य, लोकोक्ति या विचार को विस्तार से समझाना ही पल्लवन कहलाता है। तो ये संक्षेपण का विलोम हुआ? एकदम सही। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब एक मजेदार मुहावरा। प्रश्न संख्या 38। आंख मारना मुहावरे का अर्थ है? ए सोना, बी चोट पहुंचाना, सी इशारा करना,
डी रोना। ये एक प्रचलित मुहावरे के सही अर्थ के बारे में है। हाँ, आंख मारना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग किसी को गुप्त रूप से या शरारत में इशारा करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब भाषा के प्रशासनिक रूप पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? ए मातृभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी राजभाषा, डी संपर्क भाषा। ये भाषा के विभिन्न रूपों और उनके प्रयोग पर आधारित है। जी। सरकारी कार्यालयों और कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। बिल्कुल। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। और अब आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से मानी जाती है? ऑप्शंस ए खरोष्ठी, बी ब्रह्मी, सी रोमन, डी गुरुमुखी। ये देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक विकास से जुड़ा अंतिम प्रश्न है। जी, भारत की अधिकांश लिपियों की तरह देवनागरी लिपि का विकास भी प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मी को सभी भारतीय लिपियों की जननी माना जाता है। बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और इसी के साथ हमारे 40 प्रश्नों का ये सत्र समाप्त होता है। हमने हिंदी व्याकरण और साहित्य के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। आशा है कि यह अभ्यास आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। इन सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को दोहराते रहें। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।